खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं धनंजय कुमार। आज हम उत्तर प्रदेश की धरती, कृष्ण की ब्रजभूमि का डांस फॉर्म कथक के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, पिछली क्लास में हमने मणिपुर का क्लासिकल नृत्य मणिपुरी डांस के बारे में हमने पढ़ा। आज हम नॉर्थ इंडिया का एक सबसे सुप्रसिद्ध नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम कथक है। कथक का सामान्यतः अर्थ होता है कथा से। जी हाँ, कथक का सामान्यतः अर्थ है कथा से, स्टोरी से। कथा कहना ही कथक कहलाया। प्राचीन टाइम में कथा कहा जाता था और बाद में धीरे धीरे इस शैली में ये विकसित हुआ। इसमें नृत्य, गायन, वादन जोड़ता गया और धीरे धीरे ये एक संपूर्ण नृत्य शैली का आकार ले लिया, जिसका नाम दिया हमने कथक। कथक की ओरिजिन की अगर हम बात करें, अलग अलग चर्चाएं हैं, लेकिन मूल रूप से कहा जाए तो देवी देवता, वीर योद्धा के कथाओं का चर्चा होता था और उसे किसी एक व्यक्ति, पुरुष या स्त्री के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, जिसमें संगीत, नृत्य, अभिनय इंक्लूड हुआ और ये कथावाचन धीरे धीरे कम होके नृत्य डोमिनेंट हो गया और इस तरह से कथक रूप ले लिया। इसमें मूल रूप से नृत्य और गीत की प्रधानता होती है। इस नृत्य की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि 14वीं और 15वीं शताब्दी में, 14th-15th सेंचुरी में भारतीय नृत्य धर्म, मंदिरों से जुड़े होते थे उससे पहले तक। लेकिन बाद में वो सारे नृत्य धीरे धीरे दरबार में आए, मंदिर से निकल के दरबार और फिर दरबार से निकलकर आम जनमानस तक आए, जिसमें कथक इसका अपवाद न था। पहले इसका नाम कथिका कहा जाता था, जिसके प्रसंग महाकाव्य से होते थे और वही धीरे धीरे प्रचलित हुआ, जिसमें मूल रूप से कृष्ण की जन्मभूमि ब्रजभूमि, ब्रज इसका उत्पत्ति माना जाता है, रासलीला, और उसी से इसका उत्पत्ति हुआ है। बाद में ये मुगल काल में ये नृत्य, कथक नृत्य, दरबारी नृत्य के रूप में प्रचलित हो गया, क्योंकि मुगल शासक जब भारत आए तो उन्होंने नृत्य को आश्रय दिया और ये नाच जो है एक बाजारू नृत्य बन गया। 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में पहले ये डांस फॉर्म कोठों पे चला गया। ये डांस मंदिर, दरबार से ट्रैवल करते करते कोठा तक गया। इसलिए इस नृत्य को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जिसे तवायफ नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य के अलावा भी एक और भी नाम है, जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं, चर्चा करते हैं, क्योंकि मुगल के आगमन के बाद ये नृत्य दरबार में चला गया, इसलिए इसे नटवरी नृत्य भी के भी नाम से जाना जाता है। क्योंकि जब तक ये नृत्य मंदिर से जुड़ाव रखता था, धर्म से जुड़ाव रखता था, तब तक इस डांस में भगवान की पूजा अर्चना इन सब की अधिकता थी। लेकिन जब ये मुगलों के शासन में आया तो सौंदर्य पे बल देने लगा। कहा जाता है कि
वाजिद अली शाह नाम का एक शासक हुआ जो कला प्रेमी था, खुद भी इसका शिष्य रहा और इस कथक नृत्य को लोकप्रिय शिखर तक पहुंचाया। नवाब वाजिद अली शाह खुद ठाकुर प्रसाद से नृत्य सीखा। ठाकुर प्रसाद एक उत्तम नर्तक थे जिन्हें कथक नृत्य का प्रवर्तक माना जाता है। ठाकुर प्रसाद के 3 पुत्र हुए, जिसमें बिंदादिन महाराज, कालका महाराज और भैरव प्रसाद का नाम आता है। इन्होंने अपने पितामह की परंपरा को बनाए रखा। तो कहा जाता है कालका महाराज या कालका प्रसाद के 3 पुत्र हुए, अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। इन तीनों ने कथक की पारंपरिक शैली नृत्य को बनाए रखा और बाद में अच्छन महाराज के पुत्र बिरजू महाराज ने इस कथक की नृत्य में, इस शैली में एक नया आयाम दिया और इसे एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। उस नई ऊंचाई तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नृत्य शैली जब दरबार में आया और धीरे धीरे ये कोठों पे पहुंचा, इसकी जो आत्मिकता है, इसकी जो सौंदर्यता है, वो खो बैठा इन्होंने। इसकी जो भाव प्रदर्शन है, इसकी मूल सूक्ष्मता है, व्यापकता है, वो धीरे धीरे नष्ट हो गई, बिखर गई। क्यों? क्योंकि जब कोई भी कला जब किसी के अंदर हो जाए, जब किसी के आदेश पे चलने लगे, तो कोई भी कला विकसित नहीं हो सकती, प्रफुल्लित, स्पंदित नहीं हो सकती। जब किसी के गुलाम में आ जाए कला, तो वो कला कुंठित और निराधार होने लगता है। जिस प्रकार कथक के साथ हुआ। लेकिन वाजिद अली ने इसे अपनी लैत्मकता और अपनी प्रखरता से इसे एक नए आयाम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया। इस नृत्य में अगर हम बात करें दूसरी तरफ, तो जयपुर घराने के भी नृत्य हैं, जिसके प्रवर्तक भानु जी माने जाते हैं। भानु जी के नृत्य में गति को अधिक महत्व दिया गया है। और इसके अलावा एक और घराना है रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना में इसका जो विकास है, उसका श्रेय राजा चक्रधर सिंह को जाता है। उन्हीं के संरक्षण में राग रत्न मंजूषा और नर्तन सर्वस्व जैसी पुस्तक लिखी गई और बाद में इसे एक नया आयाम दिया गया। कथक में अगर जयपुर घराने की बात करें तो मास्टर गिरधर जी का नाम आता है और उनके पुत्र हरि प्रसाद, हनुमान प्रसाद का नाम आता है, जो नृत्य के नई ऊंचाइयों को पहुंचाया। इसके अलावा जयलाल, नारायण प्रसाद, सुंदर प्रसाद, मोहनलाल, चिरंजी लाल, ये सारे कथक जयपुर घराना के प्रमुख कलाकार हुए। कथक की खास बात अगर करें तो इसमें पद संचालन का अहम योगदान है। इसमें घुटना नहीं मोड़ा जाता है। इसमें अगर पोशाक की बात करें तो इसके पोशाक में मुगलई, इंडियन, ईरानी, ये सब के अवशेष मिलते हैं। अब कहेंगे क्यों मिलते हैं? महत्वपूर्ण बात यह है कि कथक नृत्य में आप देखेंगे ईरानी और उर्दूज़ के लाइंस भी इसमें आपको मिल जाएंगे। ब्रज के तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा अवधी और उस साथ साथ ईरानी और मुगलई, उर्दू, इनके भी
काव्यात्मक चीज़ें इसमें मौजूद हैं। इस नृत्य में, एकल नृत्य में कहते हैं, अगर सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना होती है, या जिसे हम सलामी कहते हैं, क्योंकि ये डांस फॉर्म जब मुग़ल शैली में प्रारंभ हुई तो कोई भी नृत्य जो जिसके अधीन हो, जिसके संरक्षण में पला बढ़ा हो, तो उसकी ग़ुलामी तो करनी ही पड़ती है। और ठीक उसी प्रकार मुग़ल में भी उस मुग़ल के सत्कार में जो सलाम किया जाता था, जो उनकी क्या कह सकते हैं, उनकी पूजा आराधना, उनकी सत्कार, उनके रिस्पेक्ट में जो हो, वो उससे प्रारंभ होता था। फिर बाद में आमद, इसके बाद थाट के साथ धीमा धीमा नृत्य प्रारंभ होता है, बाद में तोड़ा, टुकड़ा और निकास। इस तरह से नृत्य के अलग अलग चरण हैं। कथक नृत्य की आम बोलचाल में अगर बात की जाए तो भंगिमाओं और हस्तक्रम को क्रमालय या तटकार के कथक शैली की बात करें, कुमुदनी लखिया, बिरजू महाराज, अदिति मंगलदास ने इस शैली को बहुत ही प्रशंसनीय बनाया। इसके अलावा दुर्गालाल, देवीलाल, उमा शर्मा, शाश्वती सेन, गोपी कृष्ण, अलका नुपुर, रानी कर्णा, दमयंती जोशी, कुमुदनी लखिया जैसे बड़ा नाम कथक नृत्य में आता है। कथक में सबसे बेहद और प्रसिद्ध नर्तक हुए तो बिरजू महाराज हुए, जो कि अच्छन महाराज के एकमात्र पुत्र और शिष्य भी रहे, जो लखनऊ घराना जैसे प्रसिद्ध परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। ये मोस्टली कोरियोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। ये कोरियोग्राफी जब किसी नृत्य को एक सुबद्ध पारंपरिक ढंग से एक गाने पर उसे व्यवस्थित किया जाता है, नृत्य के अलग अलग भंगिमाओं को, उसे कोरियोग्राफी हैं। और इस कोरियोग्राफी के लिए बिरजू महाराज का नाम सबसे अग्रणी आता है। बिरजू महाराज ने शतरंज के खिलाड़ी जैसे फिल्मों में अपना योगदान दिया। संजय लीला बंसाली के फिल्म देवदास में इन्होंने नृत्य कोरियोग्राफ किया, जो कि बहुत ही मनमोहक और बहुत ही मदमोहक नृत्य था। कथक की भाव परंपरा बनाए रहे, इसलिए ये गुरुज बिरजू महाराज या दमयंती जोशी, कुमुदनी लखिया, दुर्गालाल, अलका नुपुर, रानी कर्णा, उमा शर्मा, शाश्वती सेन, गोपी कृष्ण, देवीलाल, इन सबों ने अपना अपना अथक प्रयास किया, अथक मेहनत किया और इस नृत्य को आगे बढ़ाया। इसमें अब हम वाद्य यंत्र की बात करें तो मूल रूप से तबला का प्रयोग होता है, जो कि इसका मुख्य वाद्य यंत्र है। इसके अलावा वासुरी या बांसुरी कह सकते हैं, बांसुरी, दिलरुबा, घुंघरू। हाँ, एक बात मैं कहना ही भूल गया, कथक नृत्य का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें, उसमें से एक मुख्य वाद्य यंत्र जो है वो कथक है, जो कि नर्तक के पैरों में बांधा जाता है और उसके ट्यून, उसके रिदम का प्रयोग किया जाता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तो घुंघरू के अलावा तबला, बांसुरी, दिलरुबा, हारमोनियम, संतूर, सारंगी, सरोद, पखावज, सितार, तानपुरा, ये सब इसके महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र हैं। तो इस तरह से हमने क्लासिकल डांस में अलग अलग नृत्य फॉर्म पढ़ा, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, कथक। अब इस नृत्य के अगली कड़ी में मिलेंगे हम आपके साथ, और इस नृत्य की सबसे लास्ट कड़ी है शास्त्रीय नृत्य, जो कि आसाम का एक नृत्य फॉर्म है। तो उस पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।